नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज रविवार है। आप घर पे छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप जानते हैं, मोदी जी गए सोमनाथ मंदिर में, और बड़ा संयोग है, कल मोदी जी उसी सोमनाथ मंदिर गए थे जिस सोमनाथ को लूटने के लिए गजनी ने कितने आक्रमण किए। और पूरी दुनिया में अभी आक्रमण का बोलबाला चल रहा है। वॉरशिप्स भेजे जा रहे हैं। अमेरिका एक तरफ अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा है। सीरिया में भी बॉम्बिंग हुई है, खबर आ रही है। सीरिया में, क्योंकि सीरिया में यूएस आर्मी के ऊपर कुछ हमले हुए, उसके जवाब में बॉम्ब बरसाए गए। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर है, और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को एकदम से झकझोर देगा, चौंकाने वाला मामला है, कल्पना के विपरीत है। रेजा पहलवी, ईरान के एग्जाइल्ड अंतिम शाह हैं। वो आखिरी शाह जो ईरान के थे, जो प्रिंस थे, जो राजा थे, उनके वो लड़के हैं रेजा पहलवी, और वर्षों से एग्जाइल में हैं, ईरान से बाहर अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। रेजा पहलवी ने ईरानियन से अपील की है, और मैं आपको आज वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें एक फोटोग्राफ दिखाइएगा जिसमें वो लड़की जो सिगरेट पी रही हैं, खमेनेई की तस्वीर को बुझा करके वो भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। तो रेजा पहलवी ने अपने ईरानियन से अपील की है कि आप ईरान की सड़कों को सूना मत छोड़ो। पूरी दुनिया में आपके प्रदर्शन की गूंज है, और खास तौर से अमेरिकी राष्ट्रपति जितने महान हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति की इन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है। इन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की निगाह में आपका आंदोलन बहुत जबरदस्त मैसेज दे रहा, संदेश दे रहा है, और अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत खुश हैं। इसीलिए आप ईरान की सड़कों को सूना मत छोड़ो। ये तो सीन का पहला हिस्सा है। अब दूसरा परिदृश्य, उधर अटलांटिक महासागर में पहली बार रूस, अफ्रीका, चाइना के साथ ईरान का वेसल्स पहुंच गया, और ठीक पहली बार ईरान का जो नौसेना है, जो नेवल आर्मी है, वो अपने वॉरशिप के साथ, ऐसा तो है नहीं कि ईरान भूखा नंगा है, उनके पास कोई वॉरशिप नहीं है, वो अपने वॉरशिप के साथ, मतलब ये तीनों चारों देश की सेना अटलांटिक में पहुंच गई, अटलांटिक महासागर में, और वहां पे उनके स्वागत के लिए साउथ अफ्रीकन ने पलक पावड़े बिछा दिए, और वहां पे संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हो गया। अब ये संदेश किसके लिए है? समुद्र में, अब उर्दू वाले समंदर कहते हैं, यहां दिल्ली के लोग बहुत ज्यादा समझते हैं समंदर को, तो समंदर कहते हैं, वैसे होना चाहिए समुद्र, लेकिन चलिए इनकी भाषा में, समंदर में सेना उतर गई, और वो सेना ललकारना शुरू कर रही है। अब ये जो घटनाक्रम है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। एक तरफ तो रेजा पहलवी ईरानियन को कह रहे हैं कि सड़क सूनी मत करना, और दूसरी तरफ खामेनेई का वॉरशिप रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के साथ अटलांटिक महासागर में कैंप कर दिया, पहुंच गया। ये पहला गठजोड़ हो रहा है। रसिया के साथ अच्छे संबंध हैं खमेनेई के और ईरान के, लेकिन वॉरशिप के साथ युद्धाभ्यास में वो उतर जाएंगे और साउथ अफ्रीका उनकी मेजबानी करेगा, ये तो अकल्पनीय है। ब्राजील भी वहां पर साथ में खड़ा है। बड़ी ही दुरूह परिस्थिति है,
और सेरिल रामपोसा जिस तरह से, सेरिल रामपोसा को याद कीजिए कि जेलेंस्की के बाद पहली बार जो फटकार लगाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने, वैसी ही फटकार थी जैसी फटकार की जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था। जेरिल रामपोसा को व्हाइट हाउस में बिठा करके अपमानित किया और कहा कि आप गोरों के साथ जो काम कर रहे हो अफ्रीका में, ये बर्दाश्त नहीं है, ये कहानी बनाता है। बेचारे जेरिल रामपोसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनको धमकी दे रहे हैं। वो जरा एक तस्वीर निकालिए सेरिल रामपोसा की डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में। मैं वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, वो भी तस्वीर आप देखेंगे तो ये वहां पे व्हाइट हाउस में सेरिल रामपोसा को सीधी धमकी दे रहे हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। और उसी अंदाज में जिस अंदाज में व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया था। याद कीजिए जेलेंस्की की साफ एक प्रकार से मैन हैंडल जिसको कहते हैं, उनका हाथ जा रहा था जेलेंस्की की तरफ, बदमाशी बंद करो, जो मैं कहता हूं वो सुनो, मतलब दादा की तरह। वही काम किया था सेरिल रामपोसा के साथ कि आप गोरों के साथ मतभेद बदमाशी कर रहे हो, इसको जितना जल्दी होता है इसको रोक लो। ये देखिए इस तरह से वो धमकी दे रहे हैं सेरिल रामपोसा को, और वो दिखा रहे हैं प्रेस के सामने, और बेचारा उसकी घिग्गी बंधी हुई है ट्रंप के सामने, प्रेस के सामने अपमानित किया। तो साउथ अफ्रीका को पता, और इसीलिए साउथ अफ्रीका में जब पिछले दिनों G20 की बैठक हुई तो यही कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने G20 की बैठक में जाने से मना कर दिया कि आप वहां पर गोरों के साथ मतभेद कर रहे हो, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, ये ठीक नहीं है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक बहाना लिया और G20 को उन्होंने रिजेक्ट किया। असल बात यह थी कि G20 में उनको पता चल गया था कि मोदी भी आएंगे यहां पर, और उसके पहले मोदी ने 2 मुलाकात को बाईपास किया था। मतलब कुआलालंपुर में जब डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया, मोदी नहीं गए, और शर्म अल शेख में जब मोदी को बुलाया, मोदी नहीं गए। उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ा हुआ है कि हमारे आमंत्रण को तीसरी दफा उन्होंने मना किया। जब पहली दफा वो कनाडा से लौट रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो मौलाना मुनीर को बिठा करके रखा था और कहा कि जा रहे हैं तो आप मिलते जाइए, लेकिन मोदी को पता था कि यह मौलाना मुनीर को वहां पर बिठा के रखा है, हमसे कोई बातचीत कराएगा, इनको नोबेल प्राइज चाहिए। तो नोबेल प्राइज के लिए लगातार बोल रहा है कि हमने 8 वॉर रुकवा दिए हैं, 10 वॉर रुकवा दिए हैं, लेकिन इसकी कोई सुन नहीं रहा है। अभी जो आखिरी पोस्ट आया है, एक पोस्ट निकालिए अभी डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें यूरोपियन यूनियन के बारे में जो वो कह रहा है। खैर मैं उसका लबोलुआब आपको बताता हूं। तो सेरिल रामपोसा को धमकी, और उसके बाद ब्राजील में भी खेल चल रहा है। ब्राजील के लूला ने जेर बोल्सोनारो जो वहां अपोजिशन का नेता है, उसको 27 साल की सजा हो गई है। ये जेर बोल्सोनारो को लूला ने अभी 2 दिन पहले, वहां के कांग्रेस ने इनकी सजा को 2 साल करने का प्रस्ताव लाया। लूला बीइंग ए प्रेसिडेंट प्रस्ताव पर वीटो कर दिया और कहा कि नहीं, ये 27 साल की सजा भुगतेंगे। जेर बोल्सोनारो किसके आदमी है? जेर बोल्सोनारो ट्रंप के आदमी है। लूला इसके खिलाफत में खड़ा है। तो ट्रंप चाहते हैं कि जेर बोल्सोनारो को किसी प्रकार से ब्राजील में सत्ता सौंपी जाए, लेकिन जेर बोल्सोनारो के खिलाफ तो लूला ने ऑलरेडी मोर्चा खोला हुआ है, उसे ऑलरेडी जेल भेज दिया है। तो उधर सेरिल रामपोसा और जेर लूला, ये सभी ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं, और ब्राजील में भी इन्होंने अपना एक प्यादा तैयार करके रखा है जो ट्रंप समर्थक माने जाते हैं, राइट विंगर, फार राइट नेता हैं ये। जेर बोल्सोनारो फार राइट के नेता हैं, लेकिन वो अभी जेल में हैं। लूला इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है। और उधर ईरान में जो शाह हैं, उन्होंने कहा है कि हमें सड़क को सुनी नहीं रखनी चाहिए। तो ईरान का वॉरशिप भी पहुंच गया, रसिया का वॉरशिप पहुंच गया, और वो युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया। अब इस घटना के बाद यूरोप में थोड़ी कुलबुलाहट हुई है। बड़ी अद्भुत घटना चल रही है अभी।
और इसीलिए मैंने कल आपको बताया था कि कैसे ट्रंप अब आहिस्ता आहिस्ता वो एसर्ट करेंगे, क्योंकि सेनेट में उनको कल परसों समर्थन मिल गया, लेकिन उन्होंने खुद कहा हुआ है कि मेरी कुर्सी खतरे में है। उनके पीछे जो कंपनियां हैं जिन्होंने उन्हें फाइनेंस किया था इलेक्शन में, लास्ट चुनाव में, उनके प्रति उनका एक बड़ा ऑब्लिगेशन है जिनको उनको उतारना है, और वो उसके लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। और ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो पूरा फिलॉसफी है, एक बात और समझ लीजिए कि आज से 500 वर्ष पहले जब अमेरिका बना, तो ये बना कैसे, ये आप सबको मालूम है कि इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, ये सभी वहां पर भाग करके गए थे भगोड़े, और इन्होंने अपना अपना कुनबा बना लिया था, और कई इलाके अमेरिका के पास थे, और अमेरिका बना, और ये सभी स्पेनिश, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स थे, इन्हीं का है ये। लेकिन धीरे धीरे जब ये बन गए, तो अब ये असली फ्रांस को आंख दिखा रहे हैं, असली इंग्लैंड को आंख दिखा रहे हैं, असली स्पेन को आंख दिखा रहे हैं। तो अब वो अमेरिका, वो फिर से जो 20वीं शताब्दी की जो अमेरिका थी, उस अमेरिका को वापस लाना चाह रहा है। मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो शीत युद्ध चला 30-35 वर्षों तक, लेकिन वर्ल्ड वॉर में ही अमेरिका ने साबित कर दिया कि हम शक्तिशाली हैं, लेकिन तब उसके साथ रूस भी था। और फिर धीरे धीरे, चूंकि दोनों की आइडियोलॉजी मिल नहीं सकती है, एक साम्यवादी है, एक कैपिटलिस्ट है, एक प्रकार से लुटेरा देश है अमेरिका, वो लूट में यकीन रखता है, पैसे की लूट में, और फिर डॉलर की हेजिमनी के मामले में वो कोई समझौता नहीं कर सकता। अफ्रीका और ब्राजील के साथ उनकी दुश्मनी की सबसे बड़ी जड़ ये है कि साहब, ब्रिक्स के ये दोनों सदस्य हैं, और ब्रिक्स में इंडिया भी है, चाइना भी है, रसिया भी है, और इनको मालूम है कि ये जो नया अलायंस बन रहा है, ये अलायंस कहीं ना कहीं डॉलर की हेजिमनी को तोड़ देगा। और अगर इन देशों ने आपसी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया, तो जिसकी लड़ाई, जिसकी वजह से अमेरिका है अमेरिका, वो एक ही वजह है, वो है वजह डॉलर। और वही डॉलर नियंत्रित कर रहा है। ये जो आर्म्स और ये सब में तो शक्तिशाली वो है ही है, लेकिन सबसे शक्तिशाली उसका है डॉलर। डॉलर से ही वो स्विफ्ट जो सिस्टम उन्होंने निकाला है, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो दुनिया के 200 देश अमेरिकी फेडरल बैंक के ही सहारे काम करती है। सबके वहां पर ठिकाने हैं अमेरिका में, दुनिया के 200 देश से। और इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो स्वतंत्र नहीं है, नहीं है। डंडा चलता है तो ये उसके सामने झुक जाते हैं। बात खुलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। मैं चाहता नहीं हूं उसको खोलना, चाहता नहीं हूं खोलना। ये कंगना रनौत ने कह दिया था तो आप सबने मजाक उड़ा दिया कि भारत आजाद कहां है। अरे भारत 100% गुलाम है, 100% गुलाम है, यही मान के चलिए आप बस। लेकिन हम लोग साहस में, जोश में बोले जा रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं। आपको मालूम ही नहीं है कि आपका जो रिजर्व बैंक है वो काम कैसे करता है। रिजर्व बैंक के आका कौन है? आप नहीं है। और इसीलिए बिल गेट्स बिना अपॉइंटमेंट के आता है और भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलता है, और रिजर्व बैंक का गवर्नर माई बाप मेरे कह करके एक्स पर ट्वीट करता है कि आई मेट टुडे द बिलियनर बिल गेट्स। बेशर्मी, बेहयाई, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है ये। बेशर्मी, बेहयाई की पराकाष्ठा है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर वैसे होता नहीं है। तो आज तो मोदी जी को भी जवाब देना चाहिए। एक, हालांकि हमको फायदा हो रहा है, हमें कहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से हमें फायदा है। रुपए का कीमत गिरेगा, डॉलर बढ़ेगा। लेकिन रुपए टूटता जा रहा है। मोदी जी याद कीजिए, जब आप गुजरात में थे तो आप कह रहे थे ये कौन सी इकोनॉमी है कि हमारा रुपए टूटता जा रहा है। अब 11 साल से आप सत्ता में हैं मोदी जी, अब आपको समझना तो पड़ेगा। अब आप सोचिए
कि, और मैं जानता हूं कि आप चाह करके भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, आपके हाथ इन लोगों ने बांधे हुए हैं। हमें मालूम है आपका कोई दोष नहीं है, हमें मालूम है आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो पिछली सरकारें थी, उन सरकारों ने दलाली करते 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 उसके सामने नतमस्तक होते 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 इस स्थिति में देश को लाके रख दिया है। तो एक जो स्विफ्ट सिस्टम है, वो सिस्टम यह है कि दुनिया भर के जितने बैंक हैं वो डॉलर में कारोबार करेंगे, और वो ऐसे समझिए कि अगर आपको चाइना से कुछ खरीदना है या आपको सऊदी अरबिया से तेल लेना है, तो आपको डॉलर में कारोबार करना पड़ेगा। हेनरी किसिंजर ने 1971 में आकर के कह दिया सऊदी अरबिया वालों को कि साहब ऐसा है, सुनो, तुम डॉलर में तेल बेचोगे, खरीदोगे और बेचोगे, इसलिए उसको पेट्रो डॉलर कहते हैं। तो पूरा जो हेजेमनी है ये डॉलर की हेजेमनी है, और इसी डॉलर की हेजेमनी को तोड़ने के लिए ये जो ब्रिक्स का अलायंस है ये इकट्ठा हुआ कि चलो हम रूबल में बात कर लेंगे, टका में बात कर लेंगे, युआन में बात कर लेंगे, साउथ अफ्रीकन करेंसी में, ब्राजीलियन करेंसी में कुछ व्यापार कर लेंगे। इसकी भनक ट्रंप को लग गई, और ट्रंप ये बात नहीं कर सकता है बर्दाश्त, क्योंकि इसी वजह से तो अमेरिका अमेरिका है। आप कल्पना कीजिए, ये जो वर्ल्ड बैंक बना, ये जो आईएमएफ बना, वो क्यों बना? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो देश खत्म हो गया, तबाह हो गया, भूखा नंगा हो गया, तो अमेरिका ने कहा कि हम देंगे पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैंक बनाते हैं, लेकिन सबको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी देंगे हम पैसा, डेवलपमेंट के लिए भी देंगे पैसा, लेकिन सबको उसका इंटरेस्ट देना। और इसीलिए 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 जो आपके पास जो आज आपका जो ऋण है वो लाखों करोड़ में पहुंच गया है, लाखों करोड़ में। कभी भी अमेरिका वाले क्लेम करवा देंगे वाया वर्ल्ड बैंक और पाया वाया आईएमएफ। खैर, अब अभी उसमें अभी मत जाइए, अभी सिर्फ ये समझिए कि ये जो लड़ाई की असली जड़ है उसमें डॉलर का खेल अब और तेजी से बढ़ रहा है। और ब्रिक्स वाले जो इकट्ठे हुए हैं अभी, भारत ने लेकिन अपना वॉरशिप नहीं भेजा वहां पे, भारत शांत है। रशिया वाले पहुंच रहे हैं, चाइना भी पहुंच रहे हैं, ईरान भी पहुंच रहा है, साउथ अफ्रीका भी पहुंच रहा है। ईरान तो अपने को खुद को बचाने के लिए पहुंच रहा है। लेकिन अब एक सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह हुआ मित्रों कि यूरोप के तरफ से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कह रही हैं कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही वल्गर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जॉर्जिया मेलोनी को जबरदस्ती पकड़ करके चूमना चाहता है ट्रंप, और जॉर्जिया मेलोनी भाग रही है। पहले तो उसको हाथ को थपथपाया, और फिर चलिए यहां तक तो बात चलती है, लेकिन करीब ला करके उसके फोरहेड पे चुंबन करना चाहता था ट्रंप। तो जॉर्जिया मेलोनी हाथ छुड़ा करके वो भागी है वहां से किसी एक फोरम पे। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जॉर्जिया मेलोनी ने अभी कहा है कि नहीं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि ग्रीनलैंड पर और डेनमार्क पर जिस तरह से अमेरिका का रुख है, ये कंप्लीट इंपीरियलिस्ट रुख है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। फ्रांस ने भी कह दिया, हाँ, लेकिन खाली कहा नहीं, डेवलपमेंट क्या है, अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि जॉर्जिया मेलोनी और मैक्रॉन, इमानुएल मैक्रॉन, ये सब कह रहे हैं कि अब मुझे रशियन लीडरशिप से हम सबको डायरेक्ट बात करना चाहिए। जो बातचीत यूक्रेन वॉर की वजह से टूटी हुई है, ये यूक्रेन के चक्कर में हम सभी पिस जाएंगे। और अमेरिका उधर कह रहा है कि हम जो 70% तुमको 68% 70% के करीब पैसा देते हैं, उससे भी ज्यादा देते हैं नाटो को, ये सब भी पैसा वैसा बंद कर देंगे, क्योंकि 66 ऑर्गेनाइजेशन से ऑलरेडी ट्रंप ने अमेरिका को बाहर निकाल लिया है, जिसमें से 31 जो है यूएन बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक चर्चा हो रही है कि इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसका केंद्र गुड़गांव में था भारत में, उससे भी बाहर निकल गया। अरे भाई, इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन कौन पूछ रहा है? जहां अमेरिका है वो निकल जाएगा, वो तो सबसे बाहर निकल रहा है, 66 ऑर्गेनाइजेशन से निकल गया। यूएन को कहा डिसमेंटल, उठा के फेंको इसको, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या है यूएन चार्टर, क्या है जेनेवा कन्वेंशन, हु केयर्स, माइट इज राइट। अब इमैनुअल मैक्रोन कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, ये माइट इज राइट का फिलॉसफी नहीं चलना चाहिए, दिस इज रॉन्ग।
तो रॉन्ग है तो करोगे क्या? तुम्हारे पास औकात क्या है? लड़ोगे कैसे? न्यूक्लियर पावर्ड हो, ठीक है, इसकी धमकी दे सकते हो तो दो, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। बात ऐसे बनेगी कि रशियन वॉरशिप पहुंच गया, चाइनीज वॉरशिप पहुंच गया, अफ्रीकन वॉरशिप भी पहुंच गया, पीछे से ईरान का भी वॉरशिप पहुंच गया, तुम भी पहुंचा दो वॉरशिप, करने लगो नेवल एक्सरसाइज, नेवल वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दो, कुछ तो करो। नहीं करेंगे, लेकिन कहा कि अब रशियन लीडरशिप से वन एंड वन यूरोपियन को बात करना पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन को, और इसके लिए जॉर्जिया मिलोनी थोड़ा सा एडवांस हो रही है, इमैनुअल मैक्रोन भी एडवांस हो रहे हैं। और अगर ये परिस्थिति बनी और उनको लगने लगा कि पहले तो इन्होंने रसिया से हमको तेल लेना बंद करवाया, हमारी इकोनॉमी बहुत खतरनाक और हम उससे तेल खरीद रहे हैं, जर्मनी की तो हालत खराब हो गई है इसी वजह से, फ्रांस तो और अपने को किसी तरीके से बचाया हुआ है, लेकिन जर्मनी में तो महंगाई आसमान छू रही है। ईरान खत्म हो चुका है, ईरान में महंगाई इतनी जबरदस्त है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ईरान की हालत बहुत खराब हो रही है, लेकिन ईरान में एक दूसरा सिविलाइजेशनल वॉर भी चल रहा है, हालांकि उसी को ट्रंप हवा देता है। जहां जहां डिस्प्यूट है, इसीलिए रिजीम चेंज की जो बात हो रही है ना, और इसीलिए भारत सरकार को भी डरना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। भारत में बड़े लंबे समय से रिजीम चेंज की योजना बनाई जा रही है। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के तर्ज पर यहां घटना को अंजाम देने के लिए, हवा को और मजबूत करने के लिए, हवा का रुख इस दिशा में मोड़ने के लिए जबरदस्त प्लानिंग हो रही है अमेरिकी डीप स्टेट की तरफ से। और उसमें बाइडेन रहते या डोनाल्ड ट्रंप रहते, ये मटेरियल है, लीडरशिप मटेरियल है। कौन सा मैटर करता है? वहां का डीप स्टेट मैटर करता है। और डीप स्टेट की ख्वाहिश है कि भारत अगर मजबूत होता चला गया तो ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, और फिर धीरे धीरे हम सबको परेशान करेगा, और ये फिर आंख दिखाएगा। और यही ब्रिक्स को जाकर के सबको मिला रहा है, यही रशिया और चाइना के साथ मिलकर के एक नया पावर सेंटर खड़ा कर सकता है। तो भारत में रिजीम परिवर्तन कर दो, वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहनी चाहिए। मोदी की एक बड़ी खासियत है कि पिछले 11-12 वर्षों से भारत में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की गवर्नमेंट, एक सरकार दिए हुए है। यही सबसे बड़ी मोदी की सफलता है, और ये भारत सरकार की पूंजी है, और इसी कैपिटल पर अमेरिका की नजर है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे हो गया। इसमें तो साल में बदलते रहना चाहिए सरकार, ये बदल कैसे नहीं रहा है, ये जीत कैसे रहा है। 2 टर्म कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन वो कांग्रेस की ऐसी सरकार थी जो अमेरिका कहता था वही मनमोहन सिंह करते थे। मनमोहन सिंह बेसिकली अमेरिकी सरकार के यहां पर एजेंट थे, एजेंट, संपूर्ण एजेंट जिसको कहते हैं, वो एजेंट थे। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, 1991 में जब ओपन अप हुआ इकोनॉमी तो हम आगे बढ़े, बिल्कुल सही बात है, बढ़े, लेकिन बढ़ने के क्रम में हमने खोया क्या? कल मैं मोहनदास पाई को सुन रहा था, मोहनदास पाई कह रहे थे अरे हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे आपने क्या किया? आपने क्या किया? हमने इकोनॉमी मजबूत कर लिया, इकोनॉमी मजबूत, 25 साल के बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो बैठने की कगार पे, आप अमेरिका के हाथों खेल रहे हैं। आउटसोर्सिंग के अलावा आपने किया क्या? क्या किया? हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहां गया? हमारा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कहां गया? आपने अगर बहुत करना था तो करते, आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया क्यों नहीं? हम क्यों माइक्रोसॉफ्ट पर डिपेंडेंट हैं? क्यों आज तक नहीं? तो स्थिति बहुत भयावह है, लेकिन यूरोपियंस ने अभी कहा है कि हम रसिया से बात करेंगे, ये अच्छा संकेत है। और अगर ये वॉरशिप उतर करके वॉर एक्सरसाइज समंदर में करना शुरू कर दिया तो कान खड़े होंगे। देखिए, अमेरिका यही चाहता है। अमेरिका अभी वेनेजुएला पर कर लिया, डेनमार्क और ग्रीनलैंड पर भी करेगा, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद मैक्सिको, इस सब पर हमला करेगा। बीच में सीरिया पर उसने हमला कर दिया। ईरान में 10-15 दिन में हालात और खराब हो जाएंगे, रिजीम परिवर्तन होगा, और ये जो शाह है वो वापस आ जाएंगे, जो अभी तारीफ कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की निगाह में आपका प्रदर्शन बहुत जबरदस्त हो रहा है, आप करते रहिए। तो रिजीम परिवर्तन ईरान में अवश्यंभावी है, वहां पर इजराइल की भी नजर है। तो इजराइल में रिजीम परिवर्तन अवश्यंभावी है, और अगर ये वॉर एक्सरसाइज शुरू होता है,
अमेरिका को फायदा होता है। ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि अमेरिका कुछ भी नहीं है। अमेरिका युद्ध और अशांति का उपज है। युद्ध और अशांति उनके लिए आप समझिए एटीएम है। युद्ध होगी तो उनका माल बिकेगा। तो ये आप ये मत समझिए कि रशियन वॉरशिप पहुंच गया है तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। अंततः अमेरिका ही फायदे में रहेगा। साल डेढ़ साल उनका सबका अपना बिक जाएगा माल। अमेरिकी जनता का के जेब से अमेरिकी ट्रेजरी पैसा निकालेगी और वो हथियार कंपनियों को देगी, लॉकहीड मार्टिन जैसे कंपनियों को पैसा देगी। यही ट्रंप का इरादा है। बाइडेन ने कोविड के नाम पर पैसा निकलवाया, बिलियंस डॉलर अमेरिकी खजाने से, और ये युद्ध के नाम पर अमेरिकी खजाने से पैसा निकालेगा। क्योंकि अभी ये कह रहा था कि हम तो डेनमार्क को खरीद ही लेंगे, एक एक आदमी को खरीद लेंगे, $10,000 से लेकर के $1,00,000 दे देंगे। लेकिन कल जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप खरीदने जा रहे, बोला खरीदने की क्या जरूरत है? Why should we buy them? There is no need. So what we shall do? They will come automatically in our favor. So don't worry. उनको कोई परेशानी नहीं है, वो सब आपके साथ ही आ जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इस जर्नलिस्ट को वो खुलेआम कह रहे हैं। तो ये जो वॉरशिप पहुंच गया है समंदर में, इससे अमेरिका बैकफुट पर आ जाएगा? नहीं, और अमेरिका को लाभ होगा और चाहेगा कि रसिया वॉरशिप भेजे, चाइना वॉरशिप भेजे। और जब युद्ध की स्थिति बनेगी तो युद्ध चलते रहेगा। बीच में फिर आकर के आप शांत करिए, लोग परेशान हो रहे हैं। 5-6 महीना बॉम्बार्डिंग होगी समुद्र में और उसके बाद सब शांत हो जाएगा। कहीं पर सिविलियन का थोड़ा बहुत नुकसान करके अपना माल बेच करके निकल जाएंगे। तो ये हालात है। समंदर में सेना उतरी तो जरूर है, लेकिन लाभ अमेरिका को ही अंततः होगा। भारत ठीक से चल रहा है, फूक फूक कर कदम रख रहा है। इस दोनों गुट को एक प्रकार से बाहर रख रहा है, लेकिन मजबूरी यह है भारत की कि बहुत लंबे समय तक इस तरह से भारत चल नहीं सकता है। तो भारत का एक निगोशिएशन भी, जो बैक चैनल निगोशिएशन है अमेरिका से, वो भी जारी है। और दूसरी तरफ इनसे भी पूरा डिस्टेंट नहीं हो रहे हैं। एक लॉजिकल डिस्टेंस, एक रीजनेबल डिस्टेंस रसिया और चाइना से बनाए हुए है। लेकिन बहुत दूर भी जाना इनके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर यूरोप नजदीक आ रहा है रसिया चाइना के, और ऐसी परिस्थिति में भारत बैक ट्रैक कर जाए, पीछे आ जाए, तो फिर असंतुलन होगा। यूरोप की निगाह में होगा कि भारत भी यहां पर खड़ा रहेगा हमारे साथ, रसिया चीन के साथ। तो वो ये सोच रहे होंगे भारत को कुछ ऑफर करने के लिए है ही नहीं, क्या देंगे? बाकी जो इनका प्रोडक्ट है वो इधर उधर, तो मैंने कहा ना कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं है भारत, ट्रेडिंग स्टेट बन करके रह गया है। खैर, सरकार अब इस दिशा में सोच रही होगी और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस दिशा में सोचेगी भी। लेकिन कल जो सोमनाथ की यात्रा हुई, शायद मोदी भगवान भोले की आराधना के लिए गए थे कि शक्ति दीजिए जो संहार करें शत्रु का। तो सोमनाथ की शक्ति लेकर के आएंगे और जो नए गजनी हैं उसका विध्वंस करेंगे। इसकी कामना कीजिए, हम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।